अच्छा बेटे, अपॉस्ट्रॉफी ये जो ऊपर कॉमा आता है ना, इसको हम बोलते हैं अपॉस्ट्रॉफी। एक तो ये वाला कॉमा है ना, ये तो कॉमा है, तो इसकी पोजीशन जरा चेंज करके इसे आसमान पर बिठा दें, ये अपॉस्ट्रॉफी हो जाएगी। अब अपॉस्ट्रॉफी में आपको क्यों करवाने लगा हूं सबसे पहले, क्योंकि जो आपको सीएसएस पीएमएस में जो पंक्चुएशन आती है उसमें अपॉस्ट्रॉफी की मिस्टेक्स होती हैं जो कि स्टूडेंट की नजरों से गायब हो जाती हैं। तो हम पहले अपॉस्ट्रॉफी की बात क्यों ना कर लें। अपॉस्ट्रॉफी के तीन फंक्शन है। पहला फंक्शन है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है रिमूवल। जब हमने ओ। वर्ड्स, सॉरी, जब हमने लेटर या लेटर्स को रिमूव करना होता है तो हम अपॉस्ट्रॉफी यूज करते हैं। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूं। दूसरी अपॉस्ट्रॉफी का यूज है पोजेशन और बिलोंगिंग का। और तीसरा हम अपॉस्ट्रॉफी यूज करते हैं प्लूरलाइज करने के लिए, जमा बनाने के लिए। अब हम इन तीनों पे गुफ्तगू करते हैं कि ये किस तरह से है। ये देखो जी, हुजूर, आप कहते हो घड़ी के साथ, आप 7 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock तो अक्सर बोलते हो ना। तो आपने कभी सोचा ये ओ क्या है। ये असल में ऑव है। तो जब हम एफ को रिमूव करते हैं तो जिस लेटर को हम रिमूव करते हैं उसकी जगह पर अपॉस्ट्रॉफी आ जाती है। 7 o'clock होता है असल में ये, लेकिन हम इसे कहते हैं 7 o'clock। ये सबसे बड़ी मिसाल है ओमिशन की या रिमूवल की। उसके बाद ये लंबी लिस्ट है। देखो, इज नॉट को आप जब ओ को रिमूव करते हो तो ये बन जाता है इजंट। देखो, इज नॉट को इकट्ठा करें, ओ को रिमूव करें और ऊपर अपॉस्ट्रॉफी लगा दें, ये बन गया इजंट। इसी तरह आरंट को इस तरह इकट्ठा करें, ओ को रिमूव करें और ऊपर अपॉस्ट्रॉफी लगा दें, ये बन गया आरंट। इसी तरह वाजंट को इकट्ठा करें, ओ को रिमूव करें तो ये बन गया वाजंट। ठीक है। इसी तरह आई हैव में एच ए को रिमूव करें और इसकी जगह अपॉस्ट्रॉफी लगा दें तो ये बन गया आई हैव। ही हैज में एच ए को रिमूव करें और अपॉस्ट्रॉफी लगा दें तो ये बन गया ही इज। अब आप मुझे कहोगे, अब आप ये मुझसे सवाल करोगे कि सर ये फॉर्मल है। मैं कहूंगा नहीं, ये फॉर्मल नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस आप लोग इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, सुकेड़ रहे हो ना चीजों को, ये जो कॉन्ट्रैक्शंस आप लोग यूज कर रहे हो इसका दायरा कार सिर्फ और सिर्फ आप पंक्चुएशन में ही रखिएगा। इन कॉन्ट्रैक्शन को, इन रिमूवल्स को आप ना इस्तेमाल कीजिएगा अपने ऐसे में या प्रेसी में या कॉम्प्रिहेंशन में। ऐसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन ये बड़ा फॉर्मल जॉनरा है तीनों, हुजूर। फिर आप कहोगे कि ये सर आप पढ़ा क्यों रहे हो। भाई मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं आपको कि आपको 5 नंबर का सवाल आता है ये पंक्चुएशन का। तो इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये चीजों को यूं, मतलब इस तरीके से अपॉस्ट्रॉफी का पहला मकसद ये होता है कि हम लेटर या लेटर्स को रिमूव करते हैं। एक और सवाल भी पैदा होता है, ये कॉन्ट्रैक्शंस बोली कब जाती हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस असल में जब हम गुफ्तगू करते हैं इंग्लिश में तो उसमें इस्तेमाल होती है। मैं आपको एक मिसाल दूं इसकी। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। देखिए, जब हम उर्दू में भी बात करते हैं, देखो मैंने कैसे बोला है, उर्दू में भी बात करते हैं बात करते हैं कहा है मैंने, बात करते हैं क्यों नहीं कहा। मैं कहता हूं, अब ये देखें, मैं कहता हूं क्या हुआ, कहता हूं कहना चाहिए ना। हम किसी को कह रहे हो कि भाई कि भाई, अब ये भाई भी नहीं है। किधर जा रहे हो, हम कहते किधर जा रहे हो भाई, किधर जा रहे हो। हम रहे हो क्यों नहीं कहते। हम, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बोल चाल में उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू जुबान में बोल चाल करते हैं, तो हम लेटर्स तो उसमें से भी खाते हैं। मैंने खाते हैं नहीं कहा। तो इसी तरह जब अंग्रेज बोलता है तो वो भी बाज लेटर्स को खा जाता है। और अगर उस जिस तरह वो ओमिट करता है, जिस तरह वो रिमूव करता है, उसको अगर हमने लिख के बताना हो तो हम अपॉस्ट्रॉफी के थ्रू लिखते हैं। और मिसाल दूं आपको, अगर हमने किसी को कोई काम करने से मना करना हो तो हम कहते हैं डोंट, डोंट ओपन द डोर, डोंट मेक अ नॉइस।
हम स्टार्ट ही डोंट से करते हैं। लेकिन हमारी एक मैडम थी, ब्रिट थी, वो इसको भी कहा करती थी कि डू नॉट स्टैंड इन द कॉरिडोर्स। वो शुरू में भी डोंट नहीं बोलती थी, डू नॉट कहती थी। तो यानी अच्छे बोलचाल में भी कॉन्ट्रैक्शंस को पसंद नहीं किया जाता। तो बेटा ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी आपके सामने कि इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं, ये जो मैं आपको ओमिशन का काम बता रहा हूँ, रिमूव करने का काम बता रहा हूँ, किस तरह लेटर को अपॉस्ट्रॉफी के थ्रू रिमूव किया जाता है, इसको फॉर्मल राइटिंग में यूज मत कीजिएगा, ऐसे प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन में यूज मत कीजिएगा, सिर्फ पंक्चुएशन तक ही इसको महदूद रखिएगा। ठीक है। उर्दू में हम कहते हैं कहां जा रहे हो भाई, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो तो हम नहीं कहते ना। इसी तरह इंग्लिश में बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, वेयर, वेयर आर यू गोइंग नहीं करते वो। तो वेयर आर को वो कैसे लिखेंगे देखें, वेयर, ए को हटाएंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, वेयर आर यू गोइंग, वेयर। इसी तरह मैं एक उस्ताद हूं, मैं एक उस्ताद हूं क्या है, मैं एक उस्ताद हूं कहना चाहिए ना मुझे। तो इंग्लिश में कहेगा आई एम अ टीचर, आई एम, वो भी ए को खा जाते हैं। आई एम अ टीचर, ही इज अ टीचर, ही इज कहेगा वो। तो ये बड़ा नेचुरल सा एक रिस्पॉन्स है जो कि हम बोलने में यूज करते हैं। हुजूर, बेटे समझ आया है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ। और इसकी कॉन्ट्रैक्शंस बना के ना आज मैं आपको भेजूंगा सब की, ये जो मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, ये हो गया पहला काम। तो मैंने आपको ना मेरा बच्चा इस वक्त कॉन्ट्रैक्शंस की मैंने आपको थीम समझाया है कि ये अपॉस्ट्रोफी का यूज किया क्यों जाता है कनेक्टेड स्पीच में। दूसरी बात, अब अगली पोजेशन या बिलोंगिंग शो करने के लिए आप पहले दाएं हाथ वाला जो बॉक्स है पहले इसको पढ़िए। पोजेशन या बिलोंगिंग, अगर मैंने कहना हो अली की किताब तो मैं कहूंगा अलीज बुक, अपॉस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी के साथ अगर एस लगा दिया जाए, अपॉस्ट्रोफी के साथ अगर एस लगा दिया जाए तो वो मलकियत को भी जाहिर करता है। मालिक का जानदार होना लाजमी नहीं। पहले यह भी कॉन्सेप्ट था जी कि मालिक का जानदार होना लाजमी है, नहीं। इसी तरह अगर हमने कहना हो वक्त की जरूरत तो हम कहेंगे टाइम्स नीड। अगर हमने कहना हो लड़की का पर्स तो हम कहेंगे गर्ल्स पर्स। अगर हमने कहना हो कुर्सी की टांग तो हम कहेंगे चेयर्स लेग। अच्छा, अपॉस्ट्रॉफी के बाद में ऐसा होता है, जनरली ऐसा ही होता है, अपॉस्ट्रॉफी एस, अपॉस्ट्रॉफी एस, अपॉस्ट्रॉफी एस, अपॉस्ट्रॉफी एस। लेकिन अगर आपका लफ्ज पहले ही एस पे खत्म हो, अगर आपका लफ्ज पहले ही जेड पे खत्म हो, या आपका लफ्ज एक्स पे खत्म हो, या सी एच पे खत्म हो, या एस एच पे खत्म हो, तो हम फिर अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, अकेली अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे मैंने कह रहा हूं कहना हो लड़कों के कमरे तो मैं कहूंगा बॉयज रूम, यूं नहीं कहूंगा बॉयज, यूं नहीं कहूंगा बॉयज रूम्स, अकेली अपॉस्ट्रॉफी लगाइए। और यह भी ना कहना कि अगर जमा हो तो अपॉस्ट्रॉफी पहले आती है, एस बाद में आता है, एस पहले आता है, अपॉस्ट्रॉफी बाद में आती है। यह भी इंतहाई फजूल और नॉनसेंस बात है। इसमें वाहिद जमा का कोई तस्वुर ही नहीं है। एक इंग्लिश का बड़ा मशहूर पोएट है कीट्स। अगर मैंने कहना हो कीट्स की शायरी, अगर मैंने कहना हो कीट्स की जिंदगी, तो कीट्स तो नाम है उसका, उसके नाम से पहले ही एस लगा हुआ है, तो सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाइए। अगर मैंने कहना हो फराज की शायरी तो जेड के ऊपर सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाइए, यूं ना कीजिए कीट्सीज, फराजीज, फॉक्सीज। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए मेरा बच्चा कि अगर तो आपकी एंडिंग हो रही हो, वाहिद जमा को छोड़ें, बिल्कुल नहीं सोचना वाहिद जमा का। अगर आपके वर्ड की एंडिंग हो रही है एस पे, या जेड पे, या एक्स पे, या सी एच पे, या एस एच पे, तो आपने उसके बाद सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगानी है। अगर ये एंडिंग्स नहीं है तो फिर आप अपॉस्ट्रॉफी और एस पूरा इस्तेमाल कीजिए। अगर ये एंडिंग्स नहीं है तो फिर आप अपॉस्ट्रॉफी एस को पूरा यूज कीजिए। इसको मैं कोई शोख सा रंग देना चाह रहा था और नहीं
चले, तो हुजूरे वाला पोजेशन या बिलोंगिंग को शो करने के लिए, पोजेशन या बिलोंगिंग को शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी के साथ एस भी इस्तेमाल होता है और अकेली अपॉस्ट्रोफी भी इस्तेमाल होती है। अब अकेली अपॉस्ट्रोफी कहां यूज होती है? अगर आपके लफ्ज की एंडिंग्स ये हों तो ये पहली एंडिंग, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। ये देखो, इसको इसको भी मैं वन नहीं लिख देता हूं क्योंकि सेम एंडिंग है ना एस एस की। तो पोजेशन या बिलोंगिंग को शो करने के लिए अकेली अपॉस्ट्रोफी भी यूज होती है और अपॉस्ट्रोफी के साथ एस भी। अकेली अपॉस्ट्रोफी तब यूज होगी जब ये पांच एंडिंग्स आपके सामने आ जाएं, और अपॉस्ट्रोफी एस बाकी सबके साथ इस्तेमाल होगी इन पांच एंडिंग्स के अलावा। अब आप पूछोगे कि सर ये आपने पांच एंडिंग्स ही क्यों बताई, इनके ऊपर ही क्यों अकेली अपॉस्ट्रोफी आती है, बाद में एस क्यों नहीं आता? बाज लोग बाद वाला एस लिखते हैं, अमेरिकन बाज औकात लिखते हैं बाद वाला एस, लेकिन ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अपॉस्ट्रोफी और एस लगाने से एक रगड़ की साउंड क्रिएट होती है ना, तो दूसरे वाला एस नहीं लगाना चाहिए। बॉयजिज, कीट्सिज, फ्राजिज, फॉक्सिज, वॉचेज, फिशेज, ये जो जिस की साउंड यूज हो रही है ना, ये है रगड़ की साउंड, और इसको हम कहते हैं फोनेटिक्स में फ्रिकेटिव साउंड। तो जहां, इसलिए हम बाद वाला एस नहीं लगाते कि ये फ्रिकेटिव साउंड क्रिएट ना हो। अलीज बुक यहां ठीक है, अलीजिज तो नहीं है ना, ये अलीज बुक, टाइम्स नीट, गर्ल्स पर्स, चेयर्स लेग। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, शेयर्ड और इंडिविजुअल पोजेशन और बिलोंगिंग। अब अली एंड जियाज शॉप्स और अलीज एंड जियाज शॉप्स, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्ज कर लें कि दुकानें हैं टोटल पांच, और उन पांचों दुकानों के मुश्तरका मालिकान हैं अली और जिया दोनों। अगर तो ये शेयर्ड पोजेशन है तो एक दफा अपॉस्ट्रोफी यस काफी है, जरूरी, बहुत है। लेकिन फर्ज कर लें कि दुकानें हैं पांच, जिसमें से दो दुकानें जो हैं वो अली साहब की हैं, जो सिर्फ अली की मलकियत है, फर्ज कर लेते हैं, और तीन दुकानें सिर्फ जिया की मलकियत है, तो अब इंडिविजुअल पोजेशंस हो गई। तो इसमें हम अलीज एंड जियाज शॉप्स अलग अलग अपॉस्ट्रोफी लगा के लिखेंगे। फिर मेरे बच्चों ने, एक क्लास ने, ये सवाल पूछा था कि सर ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिविजुअल पोजेशन है कि शेयर्ड पोजेशन है। मैंने कहा भाई इम्तिहान में तो ये सवाल आता नहीं, कि इम्तिहान में एग्जामिनर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिविजुअल और शेयर्ड पोजेशन को में तफरीक करना, लेकिन मैंने करके दिखाया। मैंने कहा अब इन दो फिक्रों को देखो, यहां आपको समझ आती है कि इंडिविजुअल और शेयर्ड की। उस क्लास को फिर मैंने यूं जवाब दिया था, पहले मैं ये वाला पॉइंट नहीं लिखा करता था। अब ये देखो, ये कैसे हो सकता है कि अली और जियाज वाइव्स हों, मुश्तरका बीवियां कैसे हो सकती हैं? तो अलीज एंड जियाज वाइव्स ही करेक्ट है यहां पे। हाँ, कि ये जरूर हो सकता है कि टीना, मीना, समीना एंड रुबीना, रुबीनाज हस्बैंड, तो ये वाला जो है अपॉस्ट्रोफी एस ठीक है। अच्छा, अगली गुजारिश, हाइफनेटेड एंड कंपाउंड नाउन्स। हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनको हाइफन ने जोड़ा होता है और वो लंबे चौड़े वर्ड्स होते हैं। तो हम तब क्या करें? अगर मैं कहूं माई सिस्टर इन लॉज एडवाइस, या अगर मैं कहूं माई सिस्टर इन लॉज हाउस, मेरी साली का घर, अब उसूली तौर पर तो सिस्टर के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आसानी चाहिए ना, तो नहीं। अगर आप के सामने हाइफनेटेड वर्ड आ जाए, यानी ऐसा वर्ड आए जो कि हाइफन से जुड़ के लंबा बना हो, तो आपने एंड में अपॉस्ट्रोफी लगानी है, बस बात खत्म। मिड जून्स हीट, वाटर बॉटल शेप, फुल मून्स ब्राइटनेस, डोर हैंडल्स कलर।
यूं ना करना कि डोर्स हैंडल्स कलर, दो दो दफा अपॉस्ट्रोफी एस ना लगाइएगा। एक मैं गुजारिश और भी करूं आप लोगों के सामने कि अगर लॉन्ग फ्रेज के ऊपर हमें अपॉस्ट्रोफी लगानी पड़ जाए तो, पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये, लॉन्ग फ्रेजेस के ऊपर अगर अपॉस्ट्रोफी लगानी पड़ जाए आप लोगों को तो आप क्या करेंगे? जैसे मैंने अगर कहना हो कि पाकिस्तान के सदर की कार, तो मैं कहूंगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कार। हालांकि कार तो वो प्रेसिडेंट की है, लेकिन आपने अपॉस्ट्रोफी कहां लगानी है? एंड में। अगर आपने कहना हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन ऑफिस, है तो वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ना, फिर ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर आपने अपॉस्ट्रोफी लगानी है। तो बेटे गुजारिश ये है कि अगर लॉन्ग फ्रेजेस आ जाएं और आप लोगों को अपॉस्ट्रोफी लगानी पड़ जाए तो अपॉस्ट्रोफी कहां लगानी है? एंड में। बात खत्म। हाइफनेटेड वर्ड्स आ जाए, लंबे लंबे वर्ड्स हों, हाइफन से जुड़े हुए हों, अपॉस्ट्रोफी कहां लगानी है? एंड में। लॉन्ग फ्रेजेस आ जाए तो अपॉस्ट्रोफी कहां लगानी है? एंड में। बेटे ये वाली बात समझ आई है आप लोगों को? यस सर। यस यस। सर। शाबाश। अच्छा, अब आखिरी गुजारिश अपॉस्ट्रोफी के बारे में। आखिरी गुजारिश ये है कि आखिरी गुजारिश ये है कि प्लूरलाइज करने के लिए, अगर हमने लेटर्स को या नंबर्स को प्लूरलाइज करना हो, अगर हमने लेटर्स को या नंबर को प्लूरलाइज करना हो, तो भी हम अपॉस्ट्रोफी और एस लगाते हैं। प्लूरलाइज का मतलब जमा बनाना। या जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो लफ्ज डेडिकेशन है, इस लफ्ज डेडिकेशन में दो दफा डी आए हैं। इस लफ्ज डेडिकेशन में दो दफा डी आए हैं। तो मैं कहूंगा देयर आर टू डीज इन द वर्ड डेडिकेशन। एक डी ये और दूसरा डी ये। अच्छा बेटे एक बात तो बताइए, मैंने कल तो बड़ा आप लोगों को जोर दे दे के बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास बाद में आते हैं और पहले बाकी सारे पंक्चुएशन मार्क्स पहले आते हैं और इन्वर्टेड कॉमास बाद में आते हैं। ये मैंने फुल स्टॉप बाहर क्यों नहीं निकाल दिया भाई? वो फुल प्रेज में लगता है सर यार क्लास में तो। शाबाश। हुजूर वो पूरा सेंटेंस होता है। तो पूरे सेंटेंस को जब इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है या किसी फ्रेज को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, पूरे सेंटेंस, पूरा सेंटेंस हो या फ्रेज हो, और हमें पंक्चुएशन मार्क्स भी लगाने हों और इन्वर्टेड कॉमास भी लगाने हों, तो पहले हम सारे पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं, एंड में हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं जी। लेकिन यहां पर ये सिंगल वर्ड है ना बेटे, इस सिंगल वर्ड को मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है सिर्फ हाईलाइट करने के लिए। ये कोई रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच नहीं है। ये रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच होती तो फिर मैं अपने उसी रूल को फॉलो करता। यहां पर मैंने क्या किया है कि सिंगल वर्ड को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है सिर्फ उसको हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइट करने के लिए, इस वजह से मैंने, जब फिक्रा खत्म हुआ है तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। हाउ मैनी फोर्स इन दिस रो? हाउ मैनी फोर्स आर देयर इन दिस रो? फर्ज करें एक रो है, वो रो से मुराद है मेरी के ये देखो, फर्ज करें मैं लिखता हूं एक, चार, दो, चार, तीन, चार। ये मैंने एक सीरीज बनाई। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बताओ इस सीरीज में, इस रो में कितनी दफा चार आए हैं? तो चार आए हैं तीन दफा, तो मैं कहूंगा देयर आर थ्री फोर्स इन दिस रो। तो फोर्स को मैं यूं लिखूंगा। फिर जैसे एमएनएज अगर हमने लिखना हो तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिखते हैं, पीएचडीज अगर हमने लिखना हो तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिखते हैं कि हमारी क्लास में इस वक्त चार पीएचडीज बैठे हुए हैं, तो मैं पीएचडीज को यूं लिखूंगा। आप कहोगे कि सर नजर तो नहीं आता आजकल, आजकल तो यूं लिखा जाता है पीएचडीज, आजकल तो यूं लिखा जाता है एसओपीज। एसओपीज ऐसे लिखा जाता है हुजूर, अपॉस्ट्रोफी हम खा गए हैं इसकी।
एसओपीज में जो हम एस को जोड़ देते हैं, ये अपॉस्ट्रोफी कब खाई गई? ये कोरोना डेज के अंदर खाई गई। जो हालात होते हैं, जो वाकयात होते हैं, वो लैंग्वेज में भी असरअंदाज होते हैं। तो जब कोरोना के दिन थे तो एसओपीज का लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता था, बहुत ज्यादा इसको एडवर्टाइज किया गया था, टेलीवाइज किया गया था, हर जगह एसओपीज लिखा जाता था। तो लिखने वालों ने अपनी सहूलत के लिए अपॉस्ट्रोफी खत्म कर दी, लेकिन ओरिजिनली अपॉस्ट्रोफी होती है इसमें। बेटे ये बात मेरी समझ आई है? जी सर, जी सर। यस यस। सर। यस। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों को इस वक्त ट्रेनिंग दी है अपॉस्ट्रोफी की, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, तो लिहाजा मैंने खास तौर पर ये सबसे पहले यही करवाई है अपॉस्ट्रोफी। और मैंने आपको ना, मेरा बच्चा, सिर्फ 2 पंक्चुएशन मार्क्स करवाने हैं, ओनली 2। एक अपॉस्ट्रोफी करवानी है, कॉमा करवाना है, बस। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और टेक्निक से पंक्चुएशन स्टार्ट करवानी है, एंड यू विल एंजॉय दैट टेक्निक। अब हम बात करते हैं कॉमा की। अब कॉमा में आप लोगों को क्या पढ़ाऊं, ये मेरा आप लोगों के साथ कोई, मेरा ख्याल कोई 25वां 26वां लेक्चर है। अब मैं कॉमा पढ़ाना शुरू करता हूं, मैं देखता हूं कि आपने पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है कॉमे में। क्या आपने ये पढ़ा हुआ है? ये सर यस पहले सर, पढ़ाया आपने। ले। तो मेन क्लॉज से पहले कोई भी लफ्ज हो तो कॉमा आता है। ये हमारा ग्रैंड रूल था मेरा बच्चा। ये ग्रैंड रूल की तरफ मैं एक दफा इशारा करूं, ये देखिए, ये है वो। तो कॉमा का पहला रूल तो हम पहले ही पढ़ चुके। ये वाला रूल आता है आपको, टर्मिनल कॉमा वाला? यस सर। यस। मेन क्लॉज के बाद अगर कोई फ्रेज आता है या वर्ड आता है या कोई मिनी क्लॉज आता है तो भी हम कॉमा लगाते हैं। ये कॉमा का दूसरा रूल हो गया। कॉमा का तीसरा रूल जानते हैं आप? फैन बॉय से पहले आता है। यस सर। यस। यस सर। बिल्कुल जानते हैं जी। इसे मैं जरा कॉपी पेस्ट करूं, 1 मिनट। तो ये मेरे बच्चे फैन बॉयज जो हैं, इसके बारे में तीसरी बात भी जानते हैं कि कॉमर्स जो है वो फैन बॉयज अगर क्लॉजेस को कनेक्ट करें तब भी आता है। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये चौथा पॉइंट जानते हैं आप? आफ्टर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। यस सर। यस। शाबाश। अब इसकी मिसाल लिखते हैं कि जिया इज वेल्थी, सेमी कोलन, हाउ एवर, कॉमा, ही नेवर हेल्प्स द नीडी। तो कॉमा के मुतालिक चौथा पॉइंट ये है हमारा कि ट्रांजिशनल फ्रेजेस के बाद में भी कॉमा आता है। ये देखिए आप हुजूर, स्प्लिट करना है अगर इसको, ट्रांजिशनल एलिमेंट से अगर सेंटेंस जुड़े हुए हों तो वो स्प्लिट भी हो सकते हैं ना। अगर स्प्लिट करना है इसको तो आप यहां लगा दीजिए फुल स्टॉप, यहां लगा दीजिए फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगेगा तो एज कैपिटल हो जाएगा, हाउएवर के बाद तो फिर भी कॉमा आएगा। ट्रांजिशनल एलिमेंट बने रहे तो भी ठीक है, अगर वो स्प्लिट हो जाते हैं, अगर वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, तो भी हम बाद में तो कॉमा लगाएंगे। इसका 5वां पॉइंट जानते हैं आप कॉमा का? यस सर। यस। यस सर। देखें, और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं आप लोगों को पहले से ही इसकी 80 to 90% चीजें आपको पहले से ही पता होंगी। 5वां पॉइंट मैं कह रहा था कि हमें ऐसे मतलब रटे लगवा लगवा के तो एक मुतनफर किया जाता रहा है पंक्चुएशन से। देखें कितने मजे की चीजें हैं। अच्छा, नॉन इसेंशियल एलिमेंट, जैसे मैं कहूं कि अली हु इज वेरी इंटेलिजेंट ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट। अली जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा फर्स्ट आता है। फर्स्ट आने को हम कहते हैं स्टैंड्स फर्स्ट, बिकम फर्स्ट नहीं। अब देखें, ये नॉन इसेंशियल एलिमेंट के दाएं बाएं मैंने दो तरफ कॉमा लगवा दिए। ये देखो मेरा बच्चा, तो ये भी आप लोगों को पहले से ही पता है, कोई मैंने नई बात आप लोगों को नहीं बताई। फिर गुजारिश करें, कॉमा में आप लोगों को, इनिशियल कॉमा का पता है, टर्मिनल कॉमा का पता है, फैन बॉयज से पहले कॉमास आते हैं,
ट्रांजिशनल एलिमेंट के बाद में कॉमास आते हैं, नॉन एसेंशियल के दाएं बाएं दोनों तरफ कॉमास आते हैं। वो फ्रंटिंग सर। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। लो जी, ये कौन कौन बोला ये बेटा? मैं सर। अदनान? तारिक सर। तारिक? तारिक ने, अब देखें अगली स्लाइड देखें, तारिक ने पहले ही बोली, ये देखें। लो जी, ये तारिक ने लिखवाई, बल्कि लो मैंने मिस की हुई थी ये, देखें। ये कल आपने बताई थी सर। हाँ जी, बिल्कुल कल बताई थी वो ग्रैंड रूल के अंदर। चलें, तो ये फिर लिख लेते हैं ना, क्योंकि अब हम सिर्फ कॉमर्स की बात कर रहे हैं ना। एक एक और स्लाइड बना लेते हैं, एक और स्लाइड बना लेते हैं। तो छठा पॉइंट कॉमर्स का ये हो गया कि आफ्टर फ्रंटिंग, जैसे कि यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। अब इसकी फ्रंटिंग करें तो इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल पास। आप यकीन कीजिए कि 2026 और 25 में, अब मुझे याद नहीं 2026 और 25 का जो सीएसएस का पेपर है, उसमें सिर्फ यही कॉमा की मिस्टेक आई है, और कॉमा को उन्होंने उड़ा दिया हुआ है। और कॉमा ना लगाया जाए तो मैंने आपको कहा था कि इस मिस्टेक को हम कहते हैं रन ऑन मिस्टेक, तो ये रन ऑन मिस्टेक बना दी गई है। तो कॉमा फ्रंटिंग के बाद लाजमी आता होता है बेटे। यहां पर कॉमा आप लोग नहीं लगाओगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज खत्म हो गया है और ये अब इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रंटिंग के बाद जो कॉमा होता है वो लगाना लाजमी होता है। ये होगी छठी बात। अब सातवीं बात को खुद पहचानो कि यहां पर मैंने कॉमा क्यों लगाया। तसल्ली से देखो और मुझे पहचान के बताओ। अगर हम पहली सेंटेंस को पढ़े ना, तो पहला जो सेंटेंस है ये तो बड़ा नाकिस है। ऐसा लग रहा है कि अहमद फराज ना किसी एक ही बंदे का नाम है। अगर ये एक ही बंदे का नाम है तो इसका तर्जुमा बनेगा अहमद फराज के मुताबिक इज अ नाइस मैन। पर कौन है नाइस मैन? तो लिहाजा हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए। आप यहां पर कॉमा लगाएं, टू अहमद, टू अहमद का मतलब है अकॉर्डिंग टू अहमद फराज इज अ नाइस मैन। मुझे बताओ ये बात समझ आई है आपको? सर रिकॉर्डिंग की जगह हम टू लगा सकते हैं सर, यस सर आपने लगाया सर। अकॉर्डिंग की, हाँ जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू की जगह सिर्फ टू भी आ सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू ओके। अहमद की जगह सिर्फ टू अहमद भी हम कह सकते हैं। और सर सेंटेंस लिखें। इसमें ये भी है ना, जैसे वही बात हुई सर, मेन सेंटेंस से पहले जो भी आ जाए मेन क्लास से फिर काम लगता है सर। चले, आप यूं समझ लें, ये जो पहले वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इनिशियल कॉमा, फिर टर्मिनल कॉमा, फिर फैन बॉय से पहले कॉमा, ट्रांजिशनल एलिमेंट के बाद कॉमा, नॉन एसेंशियल के बाद, नॉन एसेंशियल के दाएं बाएं कॉमा, फ्रंटिंग के बाद कॉमा, ये तो आप याद कर लेते हो। आप कॉमा को अंधाधुंध भी इस्तेमाल करना सीखो ना। फ्रंटिंग देखो ना, अब इस बेटे ने फौरन कहा कि सर वही बात हो गई ना, फ्रंटिंग ही तो की है आप लोगों ने, फ्रंटिंग ही तो की है आपने। लेकिन आप इसे और तरीके से देखो। मैं कहता हूं कि फॉर नवाज शरीफ, फॉर नवाज शरीफ बॉट अ न्यू टॉय। देखो मेरा बच्चा, ये सेंटेंस गलत है, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब लग ऐसे रहा है फॉर नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के लिए किसने खरीदा नया खिलौना? करो जरा सही इसको, इस फिक्रे को। सर नवाज के बाद कौन आ जाएगा? फिर के बाद काम आता। हाँ जी, नवाज के बाद कॉमा आ जाएगा। अब ये सेंटेंस ठीक है, तो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, पॉज देने के लिए हमने कहा, क्योंकि पॉज देने के लिए हमने कहा फॉर नवाज, इसका मतलब है नवाज एक अलग बंदा हो गया, शरीफ एक अलग बंदा हो गया। तो शरीफ ने एक नया खिलौना खरीदा नवाज के लिए। और जो जिस बेटे ने भी कहा था फ्रंटिंग का, फ्रंटिंग की मैं बात करूं, तो अगर इसको सीधा करके लिखूं तो यूं लिखा जाएगा, शरीफ ब्रॉट अ न्यू टॉय फॉर नवाज। सर अगर हम प्रोनाउंस लगाएं तो ऑब्जेक्टिव किस तरह जाएंगे? अगर हम प्रोनाउंस लगाएं तो जी सर।
जैसे 2 ml 2 नंबर्स, तो उनकी जगह अगर हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करें। हाँ, फिर भी लगेगा कॉमा। अगर मैं कहूं फॉर मी, आंसर। अगर मैं कहूं फॉर मी, यहां भी अगर मैं कॉमा ना लगाऊं तो फॉर मी शरीफ बन जाएगा फिर ये। तो फॉर मी के बाद मुझे पॉज तो देना चाहिए ना। फॉर मी शरीफ ब्रॉट अ न्यू टॉय। और फिर उस बच्चे की बात भी अभी सामने आ जाएगी कि फ्रंटिंग हो रही है तो लिहाजा कॉमा चाहिए। ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं ना, ये जो मैंने इसका नाम रखा हुआ है फॉर पॉज टू अवॉइड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कॉमा लगाना, ये मेरी नजर में सबसे अहम टेक्निक है कॉमा की। ठहराने के लिए, पॉज देने के लिए, रीडर को रोकने के लिए कि भाई रुक, रुक। अगर एक सब्जेक्ट के साथ एक लंबा फ्रेज जुड़ा हुआ हो ना, तब भी कॉमा लगाते होते हैं। यानी अगर आपका लॉन्ग सब्जेक्ट हो, द ऑनेस्टी ऑफ द लॉयल फाउंडर्स एंड सपोर्टिव डायरेक्टर्स, ये पूरा सब्जेक्ट है आपका। इफ यू हैव अ लॉन्ग सब्जेक्ट, और लॉन्ग सब्जेक्ट तभी बनता है जब सब्जेक्ट वर्ड के साथ, असल सब्जेक्ट के साथ कोई फ्रेज चिपक जाता है। तो इस फ्रेज को मैं हटाऊं जरा यहां से, देखें। द ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल, ये है आपका मेन सब्जेक्ट ऑनेस्टी, और ये है आपका मेन वर्ब इज। लेकिन यहां पर द ऑनेस्टी ऑफ द लॉयल फाउंडर्स एंड सपोर्टिव डायरेक्टर्स, सपोर्टिव को भी हम कहते हैं सिंसियर, सिंसियर डायरेक्टर्स। सो इफ यू हैव अ लॉन्ग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ड में फर्क होता है मेरा बच्चा। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ड में फर्क है। अब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जो असल सब्जेक्ट है ना, वो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ड, जिसके मुताबिक वर्ब बना होता है। तो हम डायरेक्टर्स के मुताबिक आर नहीं लगाएंगे या फाउंडर्स के मुताबिक इज नहीं लगाएंगे हम। सब्जेक्ट, जो असल सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट वर्ड है, उसके मुताबिक इज लगाएंगे हम। सो इफ यू हैव अ लॉन्ग सब्जेक्ट, तो भी हम कॉमा लगाते होते हैं, अगरचे ये आज तक नहीं पूछा गया आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में। फिर हुजूर कॉमा का जो नाइन्थ पार्ट है, वो है कि जब हम डेट्स वगैरह बताते होते हैं, डिजिट्स वगैरह बताते हैं, नंबर्स वगैरह बताते हैं, तो कॉमा लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं May 25, 2007, ऑन August 6, 1965, 5,000 पीपल डाइड इन वॉर। तो जब हमने नंबर्स को अलग अलग करना होता है, वो कोई तारीख के नंबर हो या कोई वैसे अ, गिनती की गई हो 5,000 पीपल, तो तब भी हम कॉमास लगाते होते हैं। और वैसे भी वही मेरी बात, कि अगर यहां से मैं कॉमा हटा दूं बेटे, लो ये लो कॉमा हटा दिया, ये क्या बना जी? ये तो कुछ भी नहीं बना। कितनी सादा सी बात है कॉमा की, भाई कॉमा कंफ्यूजन खत्म करने के लिए लगता है। यहां पर मैं कॉमा हटाऊं, देखो क्या बना जी, ये तो ये बना फिर, मई 2,52,007। तो हुजूर बड़ी सादा सी बात है कि यहां पर कॉमा चाहिए। तो यहां पर कॉमा चाहिए तो मुझे पता चलेगा ना कि August 6 है, ये 1965 की बात है, और फिर मैं कह रहा हूं 5,000 लोग मारे गए जंग में। तो ये कौन सी मतलब कोई मुश्किल साइंस है जी कि नंबर्स के साथ कॉमा कब लगता है कब नहीं लगता? भैया आप कॉमा को हटा के देख लो, कॉमर्स को हटा के देखो, एक हवन्नक किस्म के डिजिट सामने आ जाएंगे आपके, वो खुद बताएंगे भाई कॉमा लगाओ। कॉमा खुद भी पुकारता है कि भाई मुझे लगाओ, कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पढ़ने वाले को। अच्छा, अब देखो मैंने आपको बेटे क्या क्या करवाया अब तक। पहले मैंने ग्रैंड रूल्स करवाए, ग्रैंड रूल्स के बाद सिर्फ मैंने 2 पंक्चुएशन मार्क्स करवाए हैं आपको। एक मैंने अपोस्ट्रोफी करवाई है, दूसरा मैंने कॉमा करवाया, बस दैट्स इट। एक अपोस्ट्रोफी करवाई है, दूसरा कॉमा। अब मैं आपको करवा रहा हूं सीरीज। लफ्जों की सीरीज आ जाए तो कॉमा लगाइए, वर्ड्स की सीरीज आ जाए, मैंने वर्ड्स बोला है, मैंने किसी पार्ट ऑफ स्पीच का नाम नहीं लिया। ही इज एन ऑनेस्ट, ग्रेसफुल, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव जेंटलमैन, कॉमास लगाइए। आखिरी एंड से पहले भी कॉमा लगाइए, आखिरी एंड से पहले भी कॉमा लगाइए। ऑनेस्ट नंबर 1, ग्रेसफुल नंबर 2, स्ट्रॉन्ग नंबर 3, ब्रेव नंबर 4। ये 4 वर्ड्स की सीरीज है, और आखिरी वर्ड से पहले जो एंड आता है उससे पहले भी कॉमा लगाइए। इसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। अगली बात, लेकिन अगर ईटीसी आ रहा है ना, तो फिर एंड ना लगाइए। मैं इनको इकट्ठा लिख के दिखाऊंगा आपको, 1 मिनट है। सर फिर हम दरमियान में एंड नहीं लगाएंगे?
जी हुजूर, मैं आपको इकट्ठा लिख के दिखाता हूं, मैं आपको वजह बताता हूं इसकी। अब इन दोनों को इकट्ठा जब लिखा तो कैसे लिखा? ही इज ऑनेस्ट, ग्रेसफुल, स्ट्रांग, ब्रेव, ईटीसी। एंड ईटीसी नहीं कहना, या एंड ब्रेव ईटीसी नहीं कहना, क्योंकि ईटीसी के अंदर ही एंड मौजूद है। ईटीसी का मतलब है एंड अदर सिमिलर थिंग्स। इट्सेट्रा बोलते हैं इसको, इट्सेट्रा, लातीनी लफ्ज है ये। यानी इट्सेट्रा का मतलब ही होता है एंड अदर सिमिलर थिंग्स। तो इसका मतलब बनेगा कि ही इज ऑनेस्ट, ग्रेसफुल, स्ट्रांग, ब्रेव, एंड possessive other similar qualities। तो अब हमने क्या फैसला किया कि अगर लफ्जों की सीरीज बन रही हो तो हर लफ्ज के बाद कॉमा, और आखिरी एंड से भी पहले कॉमा। लेकिन अगर आपने ईटीसी लगाना है, इट्सेट्रा लगाना है, अगर आपने ईटीसी लगाना है तो फिर एंड नहीं लगाना। और उसकी मैंने वजह आपको यह बताई है कि इट्सेट्रा का मतलब होता है एंड अदर सिमिलर थिंग, यानी ईटीसी के अंदर ही एंड है। फ्रेजेस की अगर सीरीज आ जाए तो द मिनिस्टर, द सीएम, चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? टू रिड्यूस टैक्सेस, कि मैं टैक्सेस को रिड्यूस करूंगा। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट की जगह कुछ और लिखते हैं, रिड्यूस टैक्सेस, इंप्रूव हेल्थ केयर, हेल्थ केयर को इंप्रूव करूंगा, क्राइम को डिक्रीज करूंगा, एंड एरेडिकेट करप्शन, और करप्शन को खत्म कर दूंगा। अच्छा, ठहरे जरा। चलें, ये ठीक है। ये हो तो छोटा गया साइज में, लेकिन इसके फ्रेजेस ना बड़े क्लियरली सामने आ गए हैं। रिड्यूस टैक्सेस ये पहला फ्रेज, इंप्रूव हेल्थ केयर ये दूसरा फ्रेज, डिक्रीज क्राइम ये तीसरा फ्रेज, रेडिकेट करप्शन ये चौथा फ्रेज। तो अगर फ्रेज की सीरीज बन रही हो तो भी आप कॉमर्स लगाइए, और आखिरी एंड से पहले भी कॉमा लगाइए, जिसको हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। और अगर क्लॉजेस की सीरीज बन रही हो तो भी क्लॉजेस के बाद भी कॉमा लगाइए। द प्रिंसिपल अनाउंस दैट, प्रिंसिपल ने ऐलान किया, दैट द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड, जो कि मेहनत करता है, पहला क्लॉज। हु रिस्पेक्ट एल्डर्स, जो कि बड़ों की इज्जत करता है, दूसरा क्लॉज। हु अटेंड्स द क्लासेस पंक्चुअली, और जो क्लासेस को अटेंड करता है बाकायदगी से, तीसरा क्लॉज। एंड हु गोज थ्रू द सिलेबस सीरियसली, और जो कि सिलेबस को पढ़ता है संजीदगी से, विल विन द प्राइज, वो प्राइज जीतेगा। अब बेटे, ये सीरीज बन रही है, ये सीरीज बन रही है क्लॉज की सीरीज। हु वर्क्स हार्ड ये पहला रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है। हु रिस्पेक्ट एल्डर्स ये दूसरा रिलेटिव क्लॉज है, हु सब्जेक्ट है और रिस्पेक्ट्स वर्ब है। हु अटेंड्स द क्लासेस पंक्चुअली ये तीसरा क्लॉज है। हु गोज थ्रू द सिलेबस सीरियसली ये चौथा क्लॉज है। हु गो थ्रू द क्लास सिलेबस की जगह हम कोई छोटा फिक्रा क्यों ना लिखे हैं, हु स्टडीज सीरियसली, हु वर्क्स हार्ड, हु रिस्पेक्ट्स द एल्डर्स, हु अटेंड्स द क्लासेस पंक्चुअली, एंड हु स्टडीज सीरियसली। तो ये 5 क्लॉजेज हैं, पांचों क्लॉजेज को हमने कॉमा से अलग अलग कर दिया, और आखिरी एंड से पहले भी कॉमा लगाया। अब आप लोगों से एक सवाल है मेरा, ये 3 कॉमर्स तो मैंने लगाए हुए हैं रेड कलर के, ये 2 कॉमर्स ग्रीन क्यों हैं? सर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। आरिस कोई और सोचें, कोई और बात सोचें। सर नॉन एसेंशियल्स। शाबाश, शाबाश। लो जी, हारिस यहां, ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था 2 ग्रीन कॉमर्स लगाने का, इस तक पहुंच गए। सारे नॉन एसेंशियल को हटाएं, देखिए आपका मेन क्लॉज आ गया सामने। द प्रिंसिपल अनाउंस दैट द स्टूडेंट विल विन द प्राइज। लें जी, तो ये बीच में सारा नॉन एसेंशियल था, जिसको 2 ग्रीन कॉमा से अलग किया हुआ है, और बीच में जो बन रही है सीरीज,
उस सीरीज को कॉमा से अलग किया हुआ है। फिर समझिए, वर्ड्स इन अ सीरीज आ जाए तो कॉमास, वर्ड्स इन अ सीरीज आ जाए और ईटीसी भी साथ आए तो एंड नहीं लगाना। फ्रेजेस सीरीज में आ जाए तो कॉमास और आखिरी एंड से पहले भी कॉमा। क्लॉजेज अगर सीरीज में आ जाए तो कॉमा और आखिरी एंड से पहले भी कॉमा। अच्छा, अब अगर ग्रुप्स आ जाए, पेयर्स आ जाए सीरीज में, तो भी कॉमर्स। अगर जोड़े जोड़े बने हो तो भी कॉमर्स, जैसे ही इज ऑनेस्ट एंड स्मार्ट, ये एक पेयर, सोबर एंड जेंटल ये दूसरा पेयर, वाइज एंड काइंड ये तीसरा पेयर, सिंसियर एंड लॉयल ये चौथा पेयर। अच्छा, इस एंड से पहले कॉमा ना लगाना कहीं भाई, ये ना कहना कि ये फैन बॉयज का, ये फैन बॉयज का एंड नहीं है। फैन बॉयज का एंड क्लॉजेस को जोड़ता है। ये जो एंड है ये सिर्फ इस पेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अगर पेयर बन रहे हो तो भी कॉमर्स और आखिरी एंड से पहले भी कॉमा। यानी बेटे मैं तुम्हें कौन सी नई बात बता रहा हूं, उस वक्त से लेके अब तक एक ही तो चीज बता रहा हूं। वर्ड्स इन अ सीरीज हो, क्लॉजेज इन अ सीरीज हो, फ्रेजेस इन अ सीरीज हो, पेयर्स इन अ सीरीज हो, हर किसी के बाद कॉमा आता है। ये कौन सी बड़ी, कोई बहुत बड़ी साइंस बता रहा हूं मैं। हाँ, शायद आखिरी बात थोड़ी मुख्तलिफ हो कि अगर ग्रुप्स इन अ सीरीज हो, यानी दो से ज्यादा वर्ड्स का अगर ग्रुप हो, पेयर में तो दो वर्ड्स होंगे ना। जैसे मैं कहूं कि ही इज ऑनेस्ट स्मार्ट एंड सोबर, जेंटल वाइज एंड काइंड, सिंसियर ब्रेव एंड लॉयल। अब इशू ये है कि इसमें पहले ही कॉमास मौजूद हैं, तो इस ग्रुप को ग्रुप से सेपरेट करने के लिए हमें यहां पर कॉमा की जगह सेमी कोलन देना पड़ेगा, और सेमी कोलन का दूसरा नाम है सुपर कॉमा। यहां अगर आप कहते हो कि मैं यहां भी कॉमा लगा दूं तो ये एक बड़ी उलझन सी बन जाएगी। देखिए, यहां पर वर्ड्स इन अ सीरीज है तो आखिरी एंड से पहले कॉमा, यहां फ्रेजेस इन अ सीरीज हैं तो भी मैंने कहा आखिरी एंड से पहले कॉमा। अच्छा, फिर क्लॉजेज इन अ सीरीज हैं तो फिर भी मैंने आखिरी एंड से पहले कॉमा लगवाया है आप लोगों से। पेयर्स में भी मैंने, पेयर्स इन अ सीरीज हैं तो तब भी आखिरी एंड से पहले कॉमा लगवाया है। लेकिन अगर ग्रुप्स आ जाए सीरीज में तो आपने दो चीजों का ध्यान करना है। एक तो आखिरी वाले एंड से पहले कॉमा नहीं लगाना, क्योंकि आखिरी एंड है नहीं ना, ये आखिरी एंड थोड़ा है, ये तो हर ग्रुप का अलहदा अपना एंड है। तो हुजूर, आखिरी एंड से पहले कॉमा ना लगाइए अगर ग्रुप आ जाए सीरीज, और ग्रुप्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा ना लगाइए, क्योंकि यहां भी अगर आप कॉमा लगा दोगे तो बेटे हमें कैसे पता चलेगा ये एक ग्रुप सेपरेट हो रहा है दूसरे ग्रुप से, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर भी कॉमा, ऑनेस्ट के बाद भी तो कॉमा मौजूद है। यहां भी अगर मैं कॉमा लगा दूंगा तो फिर कॉमा की खिचड़ी कचूमर सैलड बन जाएगा वो। तो इन सीरीज को अलहदा अलहदा करने के लिए आप लोग लगाओ यहां सेमीकोलन, सुपर कॉमा। ये हुजूर यहां तक का लेक्चर है आज। मैं एक दिन और लूंगा पंक्चुएशन पे, पंक्चुएशन पे मैंने ज्यादा दिन लिए हैं। देखें, उसकी वजह यह है कि ये आपको क्रिएटिव राइटिंग में काम आना है। बार बार मैंने रट्टे थोड़ा लगवाने हैं आपसे कि याद करो जी फलां चीज कहां आती है। तो मैंने आप ये ना कहो कि भाई पंक्चुएशन का 5 नंबर का सवाल है और उस्ताद ने 3 दिन लगा दिए। ये 5 नंबर के सवाल से जरा बाहर निकल के भी सोचे ना, आपको हर जगह पे काम आनी है पंक्चुएशन। तो आप इसको यूं समझिए कि ये हम क्रिएटिव राइटिंग की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हुजूर जो हमने बातें पढ़ी हैं, तो आज हमने अपॉस्ट्रॉफी पढ़ी है, अपॉस्ट्रॉफी के बाद हमने आज कॉमा पढ़ा है। ये 2 पंक्चुएशन मार्क सिर्फ मैंने पढ़ाए हैं। उसके बाद मैंने सीरीज स्टार्ट करवा दी। सीरीज के बाद मैंने 2 ही पॉइंट्स और करवाने हैं और तब आपकी पंक्चुएशन खत्म। दैट्स इट।